Welcome to my channel Samradhi Classes. Today we will study chapter coal and petroleum. कोयला और पेट्रोलियम। स्टूडेंट्स जो हमारे न्यू एनसीईआरटी बुक्स है वो हमारा इसमें चैप्टर 3 है और पुराने में ये चैप्टर 5 है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं, यानी कि वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर द फाउंड इन द नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय द ह्यूमन एफर्ट। इनमें से कुछ क्या होते हैं प्राकृतिक में पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, और कुछ का निर्माण मानव द्वारा होता है। ठीक है, तो उसी तरह से मेक ए लिस्ट ऑफ द वेरियस मटेरियल यूज बाय अस इन द डेली लाइफ एंड क्लासीफाई दैम एज नेचुरल एंड मेन मेड। तो इसके अंदर हमें जो प्राकृतिक और जो मानव निर्मित है कुछ वस्तुओं की लिस्ट बनानी है, इसके अंदर कुछ मटेरियल्स की। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा एयर है। ठीक है, एयर क्या है? प्राकृतिक है। वाटर पानी, सोयल मृदा, कोयल कोयला, पेट्रोलियम वूल, कॉटन वुड लकड़ी, एंड सनलाइट। तो ये सभी क्या है? नेचुरल है। और जो मानव निर्मित यानी कि जो हमारे द्वारा बनाई गई है, सिंथेटिक फाइबर्स, नाइलॉन, पॉलिस्टर, प्लास्टिक, रियोन एंड पॉलीबैग, ये सारी क्या है? मेन मेड द्वारा। तो डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सोयल एंड मिनरल्स, यानी कि क्या जो हमने लिस्ट बनाई इसके अंदर एयर हवा, पानी और मृदा और खनिज है। तो सिंस ऑल दीज आर द ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल, तो क्योंकि ये सभी हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, यानी कि प्राप्त होते हैं नेचर के द्वारा, तो दे आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक और रिसोर्सेज में संसाधन। तो ये हमारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। कैन एयर, वाटर एंड सोयल बी एग्जिट बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त हो सकती है, यानी कि जो भी हम एक्टिविटी के अंदर इसका यूज लेते हैं। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट वाटर इन क्लास 7। तो हम जो वाटर के बारे में क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। तो इज वाटर इज ए लिमिटलेस सोर्स। तो वाटर क्या है? एक असीमित संसाधन है। तो इन द लाइट ऑफ द अवेबिलिटीज of various resource in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds। तो प्रकृति ने विभिन्न संसाधनों की जो उपलब्धता दृष्टि से जो प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक है इनहेग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्स एंड सेकंड हमारा क्या है? हेग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्स। जो इनहेग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज है तो इसके अंदर वो मटेरियल्स आते हैं जो नेचुरल से हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि जो रिसोर्सेज यानी कि जो संसाधन जो हमें नेचुरल से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनहेग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन द अनलिमिटेड क्वांटिटी इन द नेचर, यानी कि ये रिसोर्सेज जो नेचुरल के अंदर प्राकृतिक के अंदर अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जिस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल सनलाइट, एयर। और ये जो ह्यूमन की एक्टिविटी यानी कि मानव के द्वारा प्रयोग में लाने के बाद भी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो जैसे सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश हो गया और हवा होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो ये रिसोर्स क्या होते हैं? जो हमें नेचुरल से प्राप्त होते हैं लेकिन नेचर के अंदर लिमिटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये फिनिश हो सकते हैं। ठीक है, तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये। तो द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन द नेचर लिमिटेड, यानी कि इन जो रिसोर्सेज जो संसाधन नेचर के अंदर लिमिटेड है, सीमित है। दे कैन बी एग्जिस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटी क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेड हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिसोर्सेज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल हो गए, वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव जो वन में रहने वाले जीव, और मिनरल्स खनिज, कोयल कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ठीक है, जो नेचुरल गैस यानी कि प्रकृति के अंदर जो प्राकृतिक गैस कहलाती है। ठीक, अब आपकी एक्टिविटी 5.2 के अंदर इसमें एक एक्टिविटी दिखा रखी है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या बता रखा है कि आपको टेक सम द कंटेनर्स, फिल इन द विद द पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफी एंड। तो आपको एक पात्र लेना है, तो उनमें आपको कुछ पॉपकॉर्न, कुछ में मूंगफली, भुने हुए चने या टॉफियों से आपको भर लेना है।
तो अब आप विद्यार्थियों के 7 समूह में इसको बांट दोगे। अब इन समूहों में 1 2 3 4 स्टूडेंट्स, यानी कि जो इसमें आप ग्रुप बनाओगे समूह, यानी कि सब ग्रुप बनाना है आपको, तो उसमें कंटेनिंग 1 2 3 एंड 4 स्टूडेंट्स वाले सब ग्रुप बनाने हैं। उनमें क्रम से यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन का नाम दे दीजिए। यानी कि आपने 3 ग्रुप बनाए तो उस 3 ग्रुप में एक का फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का आपने नाम दे दिया। अब इन्हीं उप समूह को यानी कि आप उपभोक्ता के रूप में निरूपित करो। यानी कि मान लो कि ये एक कंज्यूमर है, ठीक है, ये उप समूह उपभोक्ता को निरूपित करते हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ, यानी कि जब पॉपुलेशन होती है तो पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट होते हैं, कि ग्रोविंग होती है। ग्रोविंग मीन्स होता है वृद्धि। तो वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी के अंदर जो उपभोक्ता कंज्यूमर है उनकी संख्या क्या है, अधिक है। तो प्रत्येक समूह के लिए एक मेज पर एक आप पूरा भरा हुआ पात्र भी रख दीजिए। तो प्रत्येक समूह की जो पहली पीढ़ी के उपभोक्ता से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करे, यानी कि वस्तु ले। अब इसमें से अब प्रत्येक समूह से फिर दूसरी पीढ़ी को भी वैसा कहिए और तीसरी को भी यही कहिए। तो आप ये नोटिस करो, उसमें देखो कि क्या जो उसने लिया है, सभी ने इन पात्र में से उठाया है, तो उसमें कितना शेष बचा है। और जो थर्ड समूह है तो उसके अंदर क्या थे, लोगों की संख्या ज्यादा थी उस ग्रुप के अंदर, तो क्या उन्हें भी सेम ही मिला है। तो इस तरह से इसमें ये शो करना चाह रहा है कि इस तरह से जो जनसंख्या, जो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और उसके अंदर जो रिसोर्सेज है इनकी कमी पड़ती जाएगी। तो एज्यूम दैट द ईटेबल इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज। यानी कि मान लीजिए जो कंटेनर के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ है वो कोयला, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस जैसे जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक, उसके अंदर। तो प्रत्येक समूह का जो उपभोग है वो क्या है, अलग अलग है। तो क्या किसी भी ग्रुप की जो पहली जनरेशन है वो बहुत अधिक लालची है, या हो सकता है या कुछ समूह में जो पहली जनरेशन आने वाली जनरेशन के लिए जो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो, ठीक। तो मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन द सम ग्रुप वर द कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। तो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है कि जो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज है और जो उसके अंदर वहाँ पे क्या आएगी, कमी आती जाएगी। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। हम इस चैप्टर के अंदर जो एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, संसाधन है, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं, जो मरे हुए जीव जंतुओं से बनते हैं। सो दीज आर नोन एज द फॉसिल फ्यूल, इसलिए इसमें जीवांशी ईंधन कहते हैं। फॉसिल मीन्स होता है जीवांशी और फ्यूल मीन्स ईंधन, और यहाँ पे ये ऑर्गेनिजम्स मीन्स इनकी फॉसिल ही दे रखा है, जो जीव जंतु जो मर जाते हैं, ठीक। तो उसमें इनका निर्माण कैसे होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मृत अवशेष होते हैं यानी कि जीवांश से होता है, इन्हें जीवांशी ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट आता है कोल। कोल मीन्स होता है कोयला, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कोयला कहते हैं। तो यू मे हैव सीन कोल एंड द हर्ड और हियर्ड अबाउट इट, आपने कोयला देखा भी होगा और इसके बारे में सुना भी होगा। इट इज द हार्ड एट स्टोन एंड इट ब्लैक इन द कलर, ये पत्थर की तरह कठोर और कलर में कैसा होता है, काला होता है। ये आपका यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है कोल। तो कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, यानी कि कोल एक ईंधन है जिसका यूज कहाँ किया जाता है, खाना पकाने के लिए। अर्लियर इट वाज यूज इन द रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, पहले इसका उपयोग रेल के इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था, जो पुरानी जो ट्रेन थी उसमें। अब तो जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन आ गई है। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इसका उपयोग जो तापीय शक्ति यानी कि जो थर्मल प्लांट के जो संयंत्रों में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है, यानी कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो कोल इज आल्सो यूज एज द फ्यूल इन द वेरियस इंडस्ट्री, और कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अब वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म, तो कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये कैसे बनता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टोरी ऑफ द कोल, यानी कि देखो कोयला कैसे बनता है कि जो लगभग 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन द लो लेइंग वेटलैंड एरिया, ठीक है, यानी कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निकलने जो जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, यानी कि फॉरेस्ट, जो जंगल जिसको आप वन कहते हो, वन थे। तो ये जो
बाढ़ और जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल जो प्रक्रम के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए, यानी कि ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस, यानी कि प्राकृतिक प्रक्रम के कारण, लाइक फ्लोडिंग, फ्लोडिंग मीन्स होता है बाढ़। दीज फॉरेस्ट गोट बर्न अंडर द सोइल, तो ये जंगल किससे दब गए, मृदा से दब गए। एज मोर सोइल डिपोजिट ओवर दैम, और जैसे जैसे जम जाने के कारण उसमें और भी गहरे होते चले गए। एज मोर सोइल डिपोजिट ओवर देम, और उसके ऊपर फिर और ज्यादा मिट्टी पड़ गई, तो दे वर कंप्रेस्ड, फिर ये क्या हो गए, संपीड़ित हो गए, यानी कि कंप्रेस्ड हो गए। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड द डीपर, और फिर इसके अंदर जो उच्च ताप यानी कि जो टेम्परेचर था उच्च ताप हो गया, और जो पृथ्वी के अंदर जो मृत पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे फिर कैसे हो गए, कोयले का रूप धारण कर लिया उन्होंने। तो टेम्परेचर रोज एज दे स्नैक डीपर एंड डीपर अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से डेड प्लांट गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोयल, यानी कि जो मरे हुए जो पौधे थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए कोयले में। तो एज कोयल कंटेन्स मेनली कार्बन, यानी कि जो कोयल होते हैं मीन्स यानी कोयला होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस और कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन्स होता है वनस्पति, इनटू कोयल इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन, यानी कि मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयलों में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, कार्बोनाइजेशन कहलाता है। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः जो कोयले को क्या कहते हैं, जीवांश ईंधन भी कहते हैं, कि फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो एक कोयल माइन, आपका जो कोयल माइन यानी कि जो कोयले की जो खान होती है वो इसमें फिगर में दिखा रखी है यहाँ पर, ये आपकी बुक के अंदर भी शो कर रखी होगी, ये दिखा रखी है यहाँ पे ये, ठीक है। तो व्हेन हीटेड इन एयर कोयल बर्न एंड प्रोड्यूस मैनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि जब हम कोयले को हवा की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कोल इज प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस, यानी कि उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पादन भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कोक हो गया, ठीक है, कोल तार और कोयला गैस। अब फर्स्ट आता है हमारा कोक। कोक देखो क्या होता है, कोक इज ए टच पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, यानी कि कोक एक टच कठोर और सरंद और काला पदार्थ है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम द कार्बन, ये पूरा शुद्ध रूप है कार्बन का। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टील, जो कोक का प्रयोग औद्योगिक जो निर्माण यानी कि स्टिक मिल्स होता है इस्पात में किया जाता है। एंड इन द एक्सक्रीशन ऑफ मैनी मटेरियल, और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है। एक्सक्रीशन मीन्स होता है निष्कर्षण। अब नेक्स्ट आता है कोलतार। कोलतार क्या है, इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल, यह एक काला गाढ़ा द्रव्य के साथ एक अनप्लेजेंट स्मेल यानी कि अप्रिय गंध, यानी कि जो हमें स्मेल अच्छी ना लगे, ठीक है, वो अप्रिय कहलाती है, अनप्लेजेंट। इट इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, यानी कि 200 सब्सटेंस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। मिक्सचर मीन्स यानी कि मिश्रण होता है। प्रोडक्ट ऑफ्टन फ्रॉम कोल तार आर यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज इन एवरी डे, यानी कि जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेंड होते हैं कोल तार से, तो उसका उपयोग जो प्रारंभिक में पदार्थों के जो दैनिक जीवन में हमारे काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। वेरियस सब्सटेंस एवरी लाइफ एंड द इंडस्ट्री, ठीक है, लाइक सिंथेटिक डाइज, यानी कि सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल्स, यानी कि जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री और छत निर्माण सामग्री आदि के अंदर, ठीक है। रूफिंग मटेरियल छत से निर्माण, जो हम छत वगैरह बनाते हैं रूम की, उसके निर्माण में किया जाता है। इंटरेस्टिंग, यानी कि एक आश्चर्यजनक बात है कि जो नेपेथेलिंग बोल यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल तार, कि जो नेपेथेलिंग की गोलियां होती है वो भी किससे बनती है, कोल तार से प्राप्त होती है, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, मोथ और अन्य कीटों को भगाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है वो, ठीक है। तो उसका यूज यानी कि जो नेपेथेलिन बोल है उसका भी प्रयोग कोल तार से किया जाता है, कोल तार से बनाई जाती है वो।
दिस डे यानी कि इन दिनों में जो विटामिन है, विटामिन इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसका प्रयोग कोल तार की जगह किया जाता है रोड बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, यानी कि कोयले के प्रक्रम द्वारा जो कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। तो इट इज यूज एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के जो निकट स्थापित बहुत से उद्योगों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आता है पेट्रोलियम। आप जानते हो कि जैसे कि पेट्रोलियम तो सभी ने देखा भी होगा, व्हीकल वगैरह के अंदर जैसे यूज वगैरह करते हैं। तो यू नो दैट द पेट्रोलियम यूज एज ए फ्यूल इन द लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, यानी कि आप जानते हो जो पेट्रोल है वो क्या है, एक फ्यूल है, यानी कि वो भी एक ईंधन ही है जिसका यूज क्या होता है लाइट ऑटोमोबाइल्स। लाइट मीन्स होता है हल्के, जो हल्के वाहन होते हैं शौचालय जैसे मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, कार, इनके अंदर किसका यूज किया जाता है, पेट्रोल का यूज किया जाता है। और जो हैवी व्हीकल होते हैं, इनकी भारी जो साधन होते हैं, हैवी व्हीकल के अंदर कौन से आ गए, लाइक ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, इन सब में क्या है डीजल यूज किया जाता है। तो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो पेट्रोल और डीजल होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आर कॉल्ड पेट्रोलियम। तो ये क्या कहलाता है, पेट्रोलियम कहलाता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओइलम इज एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर द अर्थ एज द सोन। क्या बता रहा है कि जो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम टू वर्ड से बना है, इनके पेट्रो और लियम। तो देखो पेट्रो मीन्स होता है रॉक और ओलियम मीन्स होता है ऑयल। तो इसका जो पेट्रोलियम शब्द बनाया है वो किससे मिलकर बना है, दो शब्दों से बना है कि रॉक और ऑयल। बिकॉज पेट्रोलियम है वो माइंड फ्रॉम बिटवीन, यानी कि रॉक अंडर द अर्थ, यानी जो पृथ्वी के नीचे जो रॉक है, चट्टान है, उसके अंदर माइनिंग की जाती है फिर निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए इसका यानी कि दो रॉक और ऑयल, दो नामों से इसका मिलकर पेट्रोलियम बना है यहाँ पर। तो क्या आप जानते हो कि पेट्रोल कैसे बनता है, हाउ यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म। तो देखो पेट्रोल वाज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, कि जो पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है कि जो समुद्र में रहने वाले जीवों से होता है। जब वे जीव मृत हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं तो इनके शरीर समुद्र में नीचे जो तली होती है उसमें जम जाते हैं, और जमने के बाद उसमें रेत और मिट्टी की जो एक तरह से तह लग जाती है, यानी कि कवर हो जाते हैं रेत मिट्टी से। तो जो लाखों वर्षों में जो वायु की अनुपस्थिति यानी कि एयर की अब्सेंस में और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि नेचुरल गैस के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से पेट्रोल बनता है। तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, मर जाते हैं, देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम, तली में जमा हो जाती है ऑफ द सी में, एंड गोट कवर्ड विद द लेयर ऑफ द सैंड एंड द क्ले ओवर मिलियन ईयर्स अब्सेंस इन द एयर और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैसेज। अब देखो आपका यहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम के अंदर, तो इसमें क्या शो कर रहा है कि नीचे क्या है, यहाँ पे ये वाटर है और ये रिजर्वर रॉक है। तो वाटर के ऊपर आपको ऑयल और जो नेचुरल गैस दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये वाटर के ऊपर क्यों दिखाई दे रही है, कि वाटर के ऊपर क्यों प्रेजेंस होता है ऑयल और गैस। देखो बिकॉज कि आप जानते हो कि इट इज द सो द डिपोजिट ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, यानी कि दिखाई दे रहा है। तो यू सी दैट द लेयर ऑफ कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैट इज अबोव दैट द वाटर। वाई, क्योंकि ऑयल एंड गैस आर द लाइटर देन द वाटर, डू नॉट मिक्स विथ। जो ऑयल और गैस होती है वो वाटर से हल्की होती है। ठीक है, तो ये वाटर के अंदर मिक्स नहीं होती, इसलिए वो अलग से दिखाई दे रही है। द वर्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल इन द पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859, यानी कि विश्व का जो पहला तेल का कुआं था वो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। ठीक, कि 8 ईयर्स लेटर, इसके बाद यानी कि 8 साल बाद 1867 में जो ऑयल वाज स्ट्रक एट द मोकोम इन द आसाम, कि असम के माकुम स्थान में तेल का पता चला था। और इंडिया में जो तेल है वो कहाँ पे मिलता है, असम में, गुजरात में, मुंबई में, एंड मुंबई हाई एंड इन द रिवर
बेसिन ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा, यानी कि कृष्णा नदियों के, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, अब आता है रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। रिफाइनिंग मीन्स होता है परिष्करण, यानी कि रिफाइनिंग, जैसे आप फिल्टर करते हो ना उसी टाइप से रिफाइनिंग भी होता है, परिष्करण, यानी कि पेट्रोलियम में होता है उसको रिफाइनिंग बोलते हैं। तो कैसे किया जाता है कि जो पेट्रोलियम होता है वो आपको पता है कैसा है, एक डार्क ऑयली लिक्विड है। ठीक है, इट हैज एन अनप्लेजेंट ऑडर, इसकी क्या सुगंध क्या है, अप्रिय है। तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट सच एज द पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। तो इसके अंदर किस किस का मिक्सचर है, यहाँ पे इसमें पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है और लुब्रिकेंट ऑयल, यानी कि जो स्नेक, जो भी आप तेल ऑयल वगैरह मशीन वगैरह के अंदर यूज करते हो, ग्रीस वगैरह, ये सब लुब्रिकेंट में आते हैं, ऑयल्स और पैराफिन, वैक्स। तो इन सब का मिक्सचर है। तो द प्रोसेस ऑफ separating the various constituent fractions of petroleum is known as the refining, यानी कि इन सब वह प्रोसेस जिसके द्वारा इन सभी संगठनों को क्या अलग किया जाता है, ठीक है, पेट्रोल से, तो वो क्या कहलाता है, इट इज़ कैरिड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो ये सब क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग होता है, ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग से किया जाता है। अब यहाँ पे आपकी एक वेरियस कॉन्स्टिट्यूट पेट्रोलियम और इसके यूज ही दे रखे हैं कि क्या क्या मिक्सअप होता है कि पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन से, जो यहाँ पे पेट्रोलियम के संघटक है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट्स मीन्स होता है संघटक। तो पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या होती है, एलपीजी, जो आप घरों के अंदर यूज करते हो, फ्यूल एज द होम एंड इंडस्ट्री के अंदर लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जिसकी फुल फॉर्म। पेट्रोल का यूज आप व्हीकल्स के मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सोलवेंट एंड ड्राई क्लीनिंग के अंदर किया जाता है। कीरोसिन, कीरोसिन का स्टोव के अंदर, लैंप और जो जेट एयरक्राफ्ट होता है वहाँ पर भी किसका यूज किया जाता है, कीरोसिन का यूज किया जाता है। ठीक है, कैरोसिन। डीजल का यूज यानी कि हैवी मोटर व्हीकल, जो आप पहले पढ़ चुके हो, और इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर भी किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो यूज होता है लुब्रिकेशन के लिए किया जाता है। और पैराफिन वैक्स का ऑर्नामेंट्स, कैंडल और वैसलिन बनाने के लिए किया जाता है। और ब्यूटामीन्स का यूज किया जाता है पेंट में और रोड मेकिंग, यानी कि जो सड़क वगैरह बनाने के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जबकि पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूंट्स घटक है उसका यूज बता रखा है। अब कुछ यूजफुल सब्सटेंस होते हैं आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज, यानी कि मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज, यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक यूजफुल सब्सटेंस, उपयोगी पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। दीज आर द टर्म एज द पेट्रोकेमिकल, तो ये क्या कहलाते हैं, पेट्रो रसायन कहते हैं इसको। ठीक है, these are the term as the petrochemical, तो these are used in the manufacturing of the detergent, यानी कि इन सब का जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स होता है कि जो आप खुद अपने आप से यानी कि बना के, जो अपने आप जो खुद बनाते हो औद्योगिक के अंदर, उसमें यूज किया जाता है। डिटर्जेंट बनाने में फाइबर्स, फाइबर्स के अंदर क्या क्या, पॉलिस्टर, नाइलॉन हो गया, एक्राइलिन एक्सेट्रा, इसके अंदर पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। पॉलीथीन एंड द अदर मैन मेड प्लास्टिक, जो और मानव द्वारा निर्मित प्लास्टिक होता है उसके अंदर। और जो हाइड्रोजन गैस होती है ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस होती है वो भी ऑब्टेन होती है नेचुरल गैस से। इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजेशन, इसका यूज कहाँ किया जाता है, उर्वरकों के लिए, कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए यूरिया। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्लैक गोल्ड, यानी कि पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण जो पेट्रोलियम निकलता है बहुत मेहनत वगैरह करने के लिए, और इसलिए काला सोना कहते हैं। ठीक है, व्यावसायिक महत्व, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा यूजेज किया जाता है, इस कारण कमर्शियल इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर यानी कि जिसको आप सीएनजी गैस बोलते हैं, सी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फुल फॉर्म। ठीक है, तो नेचुरल गैस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूल, ईंधन के लिए। बिकॉज क्यों है, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप, यानी कि पाइप के थ्रू इसे आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज द स्टोर अंडर हाई प्रेशर एट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस जो स्टोर की जाती है हाई प्रेशर में। ठीक है, इसके अंदर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इसकी फुल फॉर्म होगी नेचुरल गैस, जिसे हम सीएनजी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सीएनजी इज यूज फॉर द पावर जनरेशन, इसका यूज पावर जनरेशन में किया जाता है। इट इज नाउ बीइंग यूज एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, अब तो इसका जो यूज है सीएनजी का वो ट्रांसपोर्ट और व्हीकल में भी किया जाता है। क्यों किया जाता है, बिकॉज इट इज द लेस्ट पोल्यूशन, क्योंकि ये प्रदूषण रहित है, प्रदूषण बहुत कम करती है। इट इज ए क्लीनर फ्यूल, यह एक ही
यानी कि प्रदूषण कम करती थी, क्या है कि स्वच्छ ईंधन है, ठीक है, क्लीनर। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन द होम एंड फैक्ट्री व्हेन इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप के अंदर। कि जो CNG का एक सबसे अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी जो आपूर्ति है वो पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। सच ए नेटवर्क ऑफ द पाइपलाइन एग्जिस्ट इन द वडोदरा, यानी कि इसके जो पाइपलाइन का एक ऐसा जाल बिछा हुआ है, एक तो है वडोदरा जो है गुजरात में, और सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेस, कुछ दिल्ली के अंदर है और उसके अलावा कुछ अन्य स्थान पर भी उपलब्ध है। जो नेचुरल गैस इज आल्सो यूज एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ द केमिकल एंड द फर्टिलाइजर्स, कि जो प्राकृतिक गैस है उसका उपयोग प्रारंभिक में पदार्थ के रूप में जो रासायनिक और जो उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता था। इंडिया हैज़ द वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन द त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कि हमारे देश में जो प्राकृतिक गैस है वो त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या जो हम प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला या पेट्रोल प्राकृतिक गैस बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसका जो प्रक्रम है बनाना एक धीमी प्रक्रिया यानी कि स्लो प्रोसेस है, ठीक है, और इससे बनने के लिए परिस्थिति यानी कि प्रयोगशाला के अंदर पूरी उत्पन्न नहीं की जा सकती, इसलिए हम इसको लैबोरेटरी वगैरह के अंदर नहीं बना सकते। अब आता है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर द लिमिटेड, यानी कि कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो क्या है, सीमित है। तो हम पढ़ चुके हैं कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन क्या है, जैसे फोसिल फ्यूल हो गया और फॉरेस्ट और मिनरल एक्सेट्रा, ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन है जो आदि अभी क्या है, समाप्त होने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि जो कोयला और पेट्रोलियम है वो भी क्या है, एक फोसिल फ्यूल है। You know coal and petroleum are fossil fuel, तो it required the dead organism million of year to get converted into these fuel, यानी कि मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तित के लिए जो लाखों वर्षों का इसमें समय लगता है बनने के लिए। ऑन अदर हैंड, और वही दूसरी तरफ, द नो रिजर्व ऑफ दिस विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर, कि हमें पता है कि भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं, कि इतना ही भंडार बचा है कि कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अलावा मोरएवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज ए मेजर काज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि जो फ्यूल यानी जो ईंधनों को जलाना से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो देयर यूज इज आल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, और इसके साथ ही ये इसका संबंध विश्व उष्ण से भी है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से भी है। तो इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी कि इसके लिए यह आवश्यक है हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब हमें बहुत ही इसकी ज़्यादा आवश्यकता हो, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इज बेटर एनवायरमेंट, इससे क्या होगा कि जो पर्यावरण भी क्या बनेगा, बेहतर बनेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, और इससे जो ग्लोबल वार्मिंग का भी कम खतरा रहेगा और जो फ्यूल है उसकी भी उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहेगी। तो इन इंडिया यानी कि भारत के अंदर जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन है रिसर्च एसोसिएशन यानी कि PCRA एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल एंड व्हाइल ड्राइविंग देयर टिप्स आर, सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल को बचाएं, और तो उनके क्या टिप्स हैं। तो फर्स्ट है ड्राइव एट कांस्टेंट एंड द मॉडरेट स्पीड एज फार एज द पॉसिबल, कि जहाँ तक संभव हो हमें गाड़ी सामान और मध्य गति में चलानी चाहिए, चलाएं। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट एट ए प्लेस वेयर यू हैव द वेट, आपको यातायात लाइटों पर जहाँ पर आप या किसी का वेट कर रहे हो तो आपको गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, और टायरों का दबाव भी सही रखना चाहिए, और इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और गाड़ी को नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। अब हमारे आते हैं कीवर्ड्स। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पढ़ाई यहाँ पे पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट आता है कीवर्ड्स के अंदर कोल, कोल मीन्स कोयला, कोल गैस कोयला गैस, कोलतार, कोक मीन्स कोक, एंड फोसिल फ्यूल, फोसिल मीन्स जीवांश, फ्यूल ईंधन, ठीक है। नेचुरल गैस, नेचुरल प्राकृतिक, और गैस पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी यानी कि पेट्रोलियम पृथक्करण, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।